क्वेश्चन में हमें दिया है कि ब्लॉक्स हैं अनइक्वल मासेस m1 और m2 हैं, m1 लेस देन m2 है, m2 का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a है, पुली p है, रेडियस r है, उसका कुछ मास है, स्ट्रिंग जो है वो स्लिप नहीं हो रहा पुली से। ये देखिए, ये नई चीज़ आई है आपके लिए। एनएलएम में आपको लिखा होता था कि पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पुली फ्रिक्शनलेस नहीं है, पुली का भी रोटेशन होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी कुछ आपका वहीं जैसा है, एनएलएम जैसा, थोड़ा बहुत चेंज है। यहाँ M2G लगेगा नीचे, टेंशन लगेगा ऊपर, इसे मान लेते हैं T2। यहाँ पर नीचे लगेगा M1G और यहाँ टेंशन लगेगा T1। तो क्या पुली के दोनों एंड्स पे टेंशन सेम नहीं है? नहीं है, क्योंकि पुली फ्रिक्शनलेस नहीं है। ये T2 है, ये T1 है, ना तो फ्रिक्शनलेस है ना ही मासलेस है। तो क्या होगा, दोनों एंड पे टेंशन डिफरेंट होगा। T2 घुमाने की कोशिश करेगा ऐसे, T1 घुमाने की कोशिश करेगा ऐसे, पर हमें मालूम है नेट रोटेशन ऐसे ही होना है, क्लॉकवाइज ही होना है। तभी आपका M2G नीचे जा पाएगा A से, और M1 जो है वो ऊपर आ पाएगा A से। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन? पहली इक्वेशन लिखेंगे M2G माइनस टी, M2G माइनस T2 बराबर M2A, T2R माइनस T1R बराबर आई अल्फ़ा, A बराबर R अल्फ़ा, बता चुका हूँ कैसे। और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? T1, चौथी इक्वेशन T1 माइनस M1G बराबर M1A। एक बात पक्की है कि आपका एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो बदल जाएगा। तो स्ट्रिंग तो अभी भी हमारा जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। तो इन चार इक्वेशंस को यूज़ करके हम एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन हमारा आएगा m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m2 प्लस m1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो आपका काफ़ी कुछ फॉर्मूला भी वैसा ही है जैसा एनएलएम में था, सिर्फ यहाँ पे ये आई बाय आर स्क्वायर वाली चीज़ नहीं है। अल्फ़ा निकालना है तो सिंपली ए बाय आर, यानी ए के आंसर को किससे डिवाइड कर देंगे? रेडियस से। सॉरी, यहाँ स्मॉल रेडियस है तो स्मॉल आर लेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा है स्फेरिकल शेल है, रेडियस दिया है, अप्लाइड टॉर्क दिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है। तो हमसे पूछा है रोटेशनल इनर्शिया और मास ऑफ शेल। तो इजी क्वेश्चन है, हमें मालूम है रेडियस का इंफॉर्मेशन है, तो टाओ बराबर आई अल्फ़ा। शेल है तो सबसे पहले तो आप आई निकाल लो, आई कितना हो जाएगा? टाओ बाय अल्फ़ा। टाओ का वैल्यू कितना है? 960। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? 6.2। और सबसे अच्छी बात यह कि एसआई में दिया है तो कुछ और करने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 155 kg मीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है शेल के लिए? 2/3 mr स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? मास ऑफ शेल। वो कितना हो जाएगा? 3I अपॉन 2r स्क्वायर। आर का वैल्यू भी दिया है, आई हम निकाल ही चुके हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 64.4 kg। अगला देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जिस तरीके से हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। इसी तरीके से इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व। यानी इंटरनल टॉर्क्स जो हैं वो आपके सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम नहीं बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल स्पिनिंग ऑफ आइस स्केटर, आपने देखा होगा आइस स्केटर्स जो होते हैं वो गोल गोल घूमते हैं। तो जब वो गोल गोल घूमते हैं यानी अपनी ही बॉडी के अंदर एक एक्सिस बना के उसके अबाउट रिवॉल्व रोटेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब उनको रोटेशन की स्पीड बढ़ानी होती है तो वो अपने हाथों को शरीर के पास ले आते हैं, और जब स्लो डाउन होना होता है तो दूर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आई ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर आप आई बढ़ाओगे तो ओमेगा को क्या करना पड़ेगा? कम। तो जब वो अपने हाथों को शरीर से दूर ले जाते हैं तो आई बढ़ जाता है, क्योंकि मास का एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ जाता है। उस केस में उनकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं? आई कम कर देते हैं, तो ओमेगा अपने आप बढ़ जाता है।
अब यहाँ भी आपको वैसे ही कुछ कंसेप्ट देखने को मिलेंगे जो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन में देखने को मिले थे सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, कि एक लड़का है वो अम्ब्रेला घुमा रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ω1 रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना शुरू करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कितने से? तो यहाँ हमें वैल्यू मिल गई I1 ω1 IP प्लस I1। अब आप सोच रहे हो ये कैसे आया? तो सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? 0, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए? 0। बॉय जो है उसका एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। वो घुमा कितने से रहा है? तो रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म ω1 से घुमा रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म किधर घूमेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तभी नेट एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या आएगा? 0। तो जिस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला घुमाएगा उसके और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका प्लेटफॉर्म घूमेगा। तो प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम और ये बॉय का एंगुलर मोमेंटम, यहाँ से ओमेगा ऑफ प्लेटफॉर्म निकालोगे तो कितना आएगा? इतना आएगा। कंसेप्ट समझ में आया? सेम कंसेप्ट हमने वहाँ भी काम में लिया था कि आदमी चलेगा प्लेटफॉर्म चलेगा, आदमी जिधर चलेगा प्लेटफॉर्म उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी को क्या लिखोगे? रोटेटिंग बॉडी को हाफ I ω², क्योंकि हर पार्टिकल का आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे। हर पार्टिकल की V1 को आप क्या लिखोगे? R1 ω, R2 ω, R3 ω। सॉल्व करने पर क्या आएगा? हाफ I ω²। तो इस चैप्टर में क्या है कि आपके ट्रांसलेटरी मोशन में 2-3 चैप्टर लगे। यहाँ रिजिड बॉडी मोशन के चैप्टर में क्या होता है? सब कुछ इसी के अंदर है, मतलब फोर्स भी, मोमेंटम कंजर्वेशन भी और आपकी वर्क पावर एनर्जी भी। जैसे वर्क और पावर की बात करें रोटेशनल मोशन के लिए, तो वर्क डन वहाँ क्या होता था? FdS। तो यहाँ क्या हो जाएगा? F की जगह टाउ, DS की जगह d थीटा। यानी टॉर्क के कारण अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? d थीटा, तो वर्क डन टाउ d थीटा। टोटल वर्क डन निकालना है तो लिमिट लगा के इंटीग्रेशन कर दो। जैसे वहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर भी है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कौन सी लोगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें पावर की, तो पावर क्या हो जाएगा हमारा? dW/dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी टाउ d थीटा बाय dt। तो इंस्टेंटेनियस रोटेशनल पावर को अगर हम लिखना चाहें तो जैसे F इंटू वी था, तो F की जगह टाउ, V की जगह ओमेगा। इंस्टेंटेनियस पावर हो गई टाउ ओमेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कॉकरोच है, उसका मास m है, वो वेलोसिटी v से चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑन द रिम ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द एक्सिस दिया है r और i, और ये रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो करना ही है, जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा है उसकी उल्टी डायरेक्शन में ही आपकी जो डिस्क है वो घूमेगी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। अब कॉकरोच घूमना बंद कर देता है, तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क क्या होगा? तो इस प्रोसेस में एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियली क्या था आपका कॉकरोच, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना? mvr, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही थी आपकी डिस्क। बाद में क्या हुआ? जो आपका कॉकरोच था वो रुक गया। तो कॉकरोच रुक गया। अब या तो आप इसको एक काम करो, इसको -mvr ले लो, इसको +i ओमेगा ले लो। बाद में क्या होगा? कॉकरोच रुक गया, तो कॉकरोच और आपकी डिस्क दोनों साथ में घूमेंगे कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा डैश से। तो नई ओमेगा डैश कितनी हो गई? I ओमेगा माइनस mvr डिवाइडेड बाय mr² प्लस I। फिर अगले क्वेश्चन में हमें कहा है कि मास ऑफ अर्थ को हमें कांस्टेंट रखना है, और उसे कांस्टेंट रखते हुए अगर हम रेडियस को आधा कर दें तो ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या होगा? तो देखिए इस प्रोसेस में भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क हम नहीं लगा रहे, और हमें मालूम है कि अर्थ जो है वो एक्सिस के अबाउट अपने क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन कर रही है। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो I1 ω1 बराबर I2 ω2। पहले अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? तो अर्थ कैसा स्फीयर है? सॉलिड, 2/5 mr², और ओमेगा को क्या लिखेंगे? तो 2π/t, जहाँ t हमारा ड्यूरेशन ऑफ डे है, तो एंगुलर स्पीड को हम लिखेंगे 2π/t, या t1 कर दें इसको।
बाद में बोला है कि रेडियस आधी कर दो, रेडियस आधी कर दोगे तो ये r²/4 हो जाएगा, तो ड्यूरेशन ऑफ डे बदल के T2 हो जाएगा। तो यहाँ 2/5m से 2/5m कैंसिल, r² से r² कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, क्या आएगा 1/T1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 1/4 T2, तो T2 का वैल्यू क्या हो गया T1/4। ड्यूरेशन ऑफ डे अभी कितना है 24 घंटे, 24 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा 6 आवर्स, यानी हमारा दिन कितने घंटे का रह जाएगा 6 घंटे का। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।